चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्ववर्ती अहोम साम्राज्य के जनरल लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती पर साल भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह को आज यानी शुक्रवार को संबोधित किया। विज्ञान भवन में लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती के समारोह का आयोजन किया गया। पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री का निरंतर प्रयास रहा है कि गुमनाम नायकों को उचित तरीके से सम्मानित किया जाए। इसी के अनुरूप देश 2022 को लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। बता दें कि लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती वर्ष समारोह का उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसी साल फरवरी में असम के जोरहाट में किया था। मेहरौली हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी आफ्ताब और श्रद्धा के 2 दोस्तों के बयान सीआरपीसी 164 के तहत साकेत कोर्ट में दर्ज करा दिए हैं। दोनों ने कोर्ट को बताया था कि आफ्ताब श्रद्धा को मारता पीटता था और जान से मारने की धमकी भी देता था। वहीं पुलिस को छतरपुर पहाड़ी इलाके के जंगलों से जो जबड़ा बरामद हुआ था उसमें बाल फंसे हुए मिले थे। ये बाल महिला के हैं जिन्हें डीएनए जांच के लिए लैब भेजा गया है। इसके अलावा श्रद्धा और आफ्ताब का एक कॉमन फ्रेंड जो बेंगलुरु में रहता है, दिल्ली पुलिस उससे भी संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। सिरसा की एक फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता को फांसी की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार की अदालत ने पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत सुनाया है। दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत 50,000 रुपए के जुर्माने के साथ 7 साल के कठोर कारावास की सजा भी सुनाई गई है। पुलिस ने 28 सितंबर 2020 को नाबालिग पीड़िता द्वारा इस संबंध में अपने पिता पर आरोप लगाया गया था। अदालत के समक्ष पेश सबूतों और प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप आरोपी को दोषी मानते हुए अदालत ने ये सजा सुनाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से यह साउथ कोरिया के एम्बेसडर चंग जोए बोक ने प्रतिनिधि मंडल के साथ शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपने आपसी सहयोग में व्यापार के साथ अन्य गतिविधियों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने विदेश सहयोग विभाग में सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया है, जिसके माध्यम से युवाओं को विदेश सेवा में भेजने का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र रूपी एक महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वित की है, जो देश व विदेश के लिए मिसाल बन रही है। इन योजनाओं के माध्यम से युवाओं को और अधिक अवसर उपलब्ध करवाना लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हुए कहा कि हरियाणा में ओवरसीज प्लेसमेंट सेल एवं हरियाणा एक्सपोर्ट प्लेसमेंट सेल का भी गठन किया गया है। इनके माध्यम से युवाओं को बाहर भेजने के अलावा आपसी व्यापार को भी बढ़ावा दिया जाएगा। हरियाणा प्रदेश में तीसरे चरण के लिए सरपंच और पंच पद चुनाव के लिए सभी तैयारियों के साथ आज मतदान शुरू हो गया है। 4 जिलों फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार और पलवल के 25 ब्लॉक में 929 सरपंच और 10,362 पंच पदों के लिए आज 25 नवंबर को मतदान सुबह से जारी है। अति संवेदनशील पोलिंग बूथ पर सामान्य पोलिंग बूथ से ज्यादा पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी पोलिंग बूथ पर पीने के पानी, बिजली व विकलांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर आदि की व्यवस्था करवाई गई है। पंच और सरपंच पद के लिए मतदान के नतीजे चुनाव के बाद ही घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं तीसरे चरण के पंचायती समिति चुनाव सदस्यों के व जिला परिषद समिति सदस्यों का मतदान 22 नवंबर को संपन्न हो चुका है। इन चुनावों के नतीजे 27 सितंबर को घोषित किए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी के पदों पर भर्ती में उत्कृष्ट खिलाड़ियों और पात्र खिलाड़ियों के लिए अलग से 3% यानी कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किसी भी वर्ष में विज्ञापित कुल ग्रुप सी पदों का 3% कोटा देने का निर्णय लिया है। इस उद्देश्य के लिए खेल एवं युवा मामले विभाग एक अलग कोटा बनाएगा और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किसी भी वर्ष में विज्ञप्ति कुल ग्रुप सी पदों के 3% के लिए पात्र ओएसपी व ईएसपी के लिए अलग भर्ती अभियान हेतु एचएसएससी को मांग पत्र भेजेगा। इस अलग कोटे के तहत पद कुछ चुनिंदा विभागों जैसे गृह विभाग, खेल एवं युवा मामले विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और मौलिक शिक्षा विभाग में होंगे। इन पदों को केवल उक्त चुनिंदा विभागों के लिए ही विज्ञप्ति किया गया है।
केंद्र सरकार चीन सीमा पर सेना के जवानों के रहने के लिए मॉड्यूलर शेल्टर और आधुनिक बंकर बनाने की तैयारी कर रही है। इन बंकरों के अंदर हर वक्त 20 से 25 डिग्री तापमान बना रहेगा और जवानों को भारी बर्फ में ड्यूटी के दौरान कंपकंपाती ठंड का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार की ओर से अग्रिम चौकियों पर तैनात जवानों को पूर्व में संचार सेवा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। पिथौरागढ़ में लगी चीन और नेपाल सीमा पर भारतीय सेना के जवान और अन्य सुरक्षित एजेंसियां समुद्र तल से 10,000 फुट से 16,000 फुट तक की ऊंचाई पर तैनात हैं। शीतकाल में अग्रिम चौकियों में तापमान -20 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिस कारण जवानों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। शीतकालीन में भी अग्रिम चौकियों पर करीब 1000 से 1500 जवान तैनात रहते हैं। किसानों की मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर के प्रमुख जगजीत सिंह डल्लेवाल ने पंजाब के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल के यह कहने के बाद अनशन खत्म कर दिया कि लंबी बैठकों के बाद विभिन्न मांगों को लेकर सहमति बन गई है। फरीदकोट में धरना स्थल पर देर रात पहुंचे कृषि मंत्री धालीवाल ने डल्लेवाल को जूस पिलाया, जिसके साथ ही उन्होंने अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया। डल्लेवाल ने कहा कि पंजाब के 6 क्षेत्रों में जारी किसानों के विरोध प्रदर्शन को तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया जाएगा। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने लंबी बैठक की है, जिसमें हम आम सहमति पर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश मामलों की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एवं अपने भाई राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा में अपने पति और बेटे के साथ लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को भी शामिल हुई। मध्य प्रदेश में इस यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी ने खरगोन जिले के खेरदा से पैदल चलना आरंभ किया। यात्रा में प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटे रेहान भी पैदल चलते हुए दिखाई दिए। राहुल गांधी की अगुवाई वाली यात्रा आज शुक्रवार शाम भगवान शिव के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन और नर्मदा नदी की आरती करेंगे। दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड को वाजिब ठहराने वाला युवक विकास अब गिरफ्तार हो गया है। बयान देते वक्त विकास ने अपना नाम राशिद बताया था, लेकिन राशिद नहीं, युवक का नाम विकास है और बुलंदशहर के थाना सिकंदराबाद क्षेत्र का निवासी है। हालांकि पुलिस ने जब युवक का इतिहास खंगाला तो युवक पेशेवर अपराधी निकला। गिरफ्तार आरोपी विकास पर बुलंदशहर और नोएडा में चोरी और लूट के दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी ने दिल्ली में बयान देते वक्त श्रद्धा के 35 की बजाय 36 टुकड़े करने की बात कही थी और अपने आप को बुलंदशहर का निवासी बताया था। इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ तो बुलंदशहर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आरोपी की तलाश में पुलिस की लगभग 1 दर्जन टीमें दिल्ली जा पहुंची। इस वक्त सैकड़ों ठिकानों पर पुलिस की दिन रात दबिशें चली और युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास में देश विदेशों से आने वाली संगत के लिए राहत भरी खबर है। डेरे की तरफ से अब कोविड 19 संबंधित सभी पाबंदियां हटा ली गई हैं। डेरे में आने वाली संगत के लिए कोविड 19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और RT-PCR टेस्ट की अब कोई जरूरत नहीं होगी। भारत सरकार ने भी 22 नवंबर को घोषणा की है कि विदेश से भारत आने वाले यात्रियों को अब एयर सुविधा पर रजिस्ट्रेशन की पाबंदी को हटा लिया गया है। अब कोरोना वैक्सीन और RT-PCR टेस्ट की भी जरूरत नहीं है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।